किसी भी इंसान की प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती हैं? आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो है वो कुछ अलग होते हैं। उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं जल, जंगल और ज़मीन। और भू कानून को लेकर सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी ज़्यादा युवाओं में आक्रोश देखा होगा। ये भू कानून क्या है, इसे लेकर त्रिवेंद्र सरकार को लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी हैं शंकर सागर जी, जो हमें बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसे किस तरह से बदलाव लाने की, और हिमाचल प्रदेश का जो कानून है इसे इस तरह से उत्तराखंड में ऐसा कानून लाने की बात क्यों हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये भू कानून जो कि त्रिवेंद्र रावत जो लेकर आए थे और लोगों के बीच में इस कानून को लेकर, इस अध्यादेश को लेकर इतना ज़्यादा आक्रोश है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। त्रिवेंद्र सरकार ने कंपनी एक्ट के तहत और यहाँ के भूमि कानून को डिमोलिश कर दिया। उन्होंने कहा एक इन्वेस्टर समिट मीट आएगा, जो एक बहुत बड़ा छल था। 1,20,000 करोड़ का नहीं कब मांगा, हमने तब भी बोला कि हमको 20 रुपये का इन्वेस्ट किया है। उसकी आड़ में इन्होंने यहाँ का यूपी जटगार 1950 का जो हमारा भू कानून था, जो एग्जिस्ट कानून था 250 मीटर, वो खत्म कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कितनी भी जमीन ले सकता है। लेकिन उससे फिर क्या दिक्कत क्या है? अगर कोई भी जो शख्स है जो कि उत्तराखंड राज्य का नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो नहीं है वो यहाँ पर जमीन लेता है, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि हम भी यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर जमीन तो खरीद सकते हैं। जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर में हमारा नेपाल है और उत्तर में चाइना है और पूर्व में हमारा नेपाल है। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे भू कानून लगना चाहिए। जबकि आप नेपाल की तरफ चले जाए, हिमाचल में चले जाए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना और 72 में उन्होंने भू कानून लगा दिया। तो वो भी एक राज्य का ही, हमारे देश का ही हिस्सा है। उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है, सॉफ्ट लैंड है। यहाँ पे कोई भी आतताई शक्ति आया तो सब बाहरी घुमा के आ सकता है, जमीन खरीद सकते हैं। तो आपकी पहचान क्या रह जाएगी? उत्तराखंडियत कहाँ पर रह जाएगी? आपकी संस्कृति कहाँ रह जाएगी? जब आप पे जमीन ही नहीं होगी तो आपकी संस्कृति कहाँ? जैसे यहाँ पर के कई लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं और गाँव के लोग, लेकिन उनके पास ज़मीन है और वो ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पैसों की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे जिनको पैसों की जरूरत, तो अगर वो अपनी ज़मीनें बेच देते तो इससे तो उन्हीं का ही फायदा होगा, उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी क्यों लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए? उसका उनके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ गरीबी नहीं है, यहाँ हर परिवार में 2 फौजी होता है, यहाँ नीड नहीं है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है अपनी संस्कृति को बचाने की। हिमाचल ने अपने आप को बचाया तो आज हिमाचलियत बिल्कुल मजबूत है, हर आदमी वहाँ गर्व करता है। जब आपके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आपकी उत्तराखंडियत, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका जागेश्वर, आपका बागेश्वर और आपका हरिद्वार, और उसी के आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों ने भी हरिद्वार से ऊपर किसी को भेजा ही नहीं, वो एक नियम है। तो उस नियम के साथ यहाँ छल है और त्रिवेंद्र सरकार ने तो पूरा उत्तराखंड बेचने के लिए रख दिया। अब जब एक बार आप बेच दोगे, कल की डेट में आप बाहरी लोगों के घरों में पूछा दबाओगे, बर्तन बनोगे और आपका जो स्वाभिमान है, तो देवभूमि का स्वाभिमान वो कहाँ रह जाएगा? ठीक है, तो अगर इसी कानून के बारे में, अध्यादेश के बारे में बात करें तो सबसे पहले भू कानून को लेकर सबसे पहले कौन सी सरकार ने काम किया था और किस तरह का सरकार ने काम किया था, अगर वो बता पाए? एनडीजी वाली सरकार से लेकर गोवर्धन खंडूरी और उसके बाद त्रिवेंद्र रावत, किस तरीके से बता? नहीं, जब 9 नवंबर 2000 राज्य का गठन हुआ तो उस समय अंतरिम सरकार में बीजेपी ने प्रदेश बनाया, लेकिन जब पहला चुनाव हुआ 2002 में तो 2004 में महसूस किया गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बाहर के लोग आ रहे हैं जमीनों को खरीदने के लिए, अनियंत्रित खरीदने। तो नारद तिवारी सरकार ने 500 मीटर यहाँ पे एक अध्यादेश ला के 500 मीटर खरीदने की। उसके बाद फिर यहाँ के लोगों में इकबाल था तो उन्होंने फिर खंडूरी सरकार है 2004 में जब 2007 में चुनाव हुआ तो नारद तिवारी इसीलिए गए क्योंकि उन्होंने भू कानून को मजबूत नहीं बनाया था। और फिर खंडूरी सरकार ने 250 मीटर किया जनभवनों के अकॉर्डिंग, और 2000 ये अभी तक वैसे ही चला आ रहा था। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र जब सरकार में आए 2018 में उन्होंने पूरा ही डिमोलिश कर दिया। तब से उत्तराखंड में बहुत बड़ा बवाल है और वो सारे चैनलों क्या उसके बाद जो राज्य में क्या इन्वेस्टर्स बड़े वाकई में, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे और ये बहुत सारा जो पैसा है वो उत्तराखंड में मिलेगा? जब कभी मारने को आगे कह दीजिए कि पूरा हिमालय मेरा है, यहाँ पे इतना आ जाएगा। एक रुपये का इन्वेस्टर नहीं आया। जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जितने भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, जितने भी चैनल हैं, उनको भी हम चैलेंज करते हैं कि कभी एक बार पूछ तो लो कि भाई कितना इन्वेस्ट आया। 1 रुपये का इन्वेस्ट नहीं आया, तब भी हमने विरोध किया कि ये छल है। तो
ये जब ऐसी इस प्रकार का क्षण अगर किसी राज्य के लिए होता है तो राज्य की मूल भावनाओं को, मातृशक्ति की भावनाओं को, हम जैसे युवाओं की भावनाओं को इन सरकार को देखना पड़ेगा। आपने जो यूकेडी से लेके, कांग्रेस से लेके और बीजेपी ने सबने अपने मैनिफेस्टो में भू कानून रख दिया, जबकि भू कानून के आज तक का कुछ चर्चा करता ही नहीं था। वो अध्यादेश अधिनियम अभियान 2016 से लगातार इस बात को करते आ रहा है। क्या है ये अभियान, आप लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूँ भू कानून को लेकर जितने भी विरोध जो सूरज जी रावत टाइम पे जो उन्होंने पूरा इसको डिमोलिश कर दिया था, और भू अध्यादेश अभियान जो है ये कोई दिशाहीन अभियान नहीं था, इसमें तमाम इंटेलेक्चुअल जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन आप लोग यहाँ के किसान बिल्कुल हिमाचल का जो कंसेप्ट है उसे ही उत्तराखंड में लागू। देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी बेटी, हमारा जल, जंगल, जमीन और पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी और हमारा सब चीज़ हिमाचल से मिलता है। जब राज्य की बात की 1994 में हाई स्कूल में पढ़ता था, तब भी हम कहते थे कि हिमाचल के बारे में हम राज्य का निर्माण करेंगे। लेकिन हम इन नेताओं को देखना चाहते थे, इन्होंने कभी राज्य के बारे में सोचा ही नहीं। जब इन्होंने सोचा ही नहीं तो हमने ये कहा कि हिमाचल, हम उदाहरण को देंगे ना, हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून बने। आज तमाम संगठन, मेरे राज्य में 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या और 110 तहसील और 95 ब्लॉक है। कुछ जगह एक ही अनुबंध जो हो रही है हिमाचल की तर्ज में हम लोग काम क्या है हिमाचल का अगर भू कानून, अगर मैं आपसे याद करूँ? 25 जनवरी 1970 को हिमाचल प्रदेश पृथक हुआ था और 1972 को यशवंत सिंह परमार जी ने वहाँ पे सेक्शन 118 लगाया, एक उनका अपना पृथक भू कानून बनाया। और भू कानून ये स्टेट मैटर होता है, सेंटर का मैटर नहीं होता है। तो ये स्टेट मैटर है और वहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दूसरे जगह नहीं कर सकता है। क्या आज आप बताइए, हिमाचल विकास नहीं कर रहा है, उनके स्टेटों में दूसरे नंबर में विकास हुआ है, उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, तो किस आधार पर कर रहा है? और अगर जैसे वहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस जो है हिमाचल होता है, सेब की वहाँ पर काफ़ी बागान है और हर चीज़ में, जैसे कि आपने कहा कि इसकी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका रीज़न क्या रहा? आपको लगता है कि भू कानून जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग भू कानून बनाया वो एक बहुत बड़ा रीज़न है? उसके गर्भ में यही है, उनने अपनी संस्कृति को मजबूत करा। हम ये कहते हैं हम अपने परिवार में हैं, हम पहले अपनी संस्कृति को मजबूत करें, उसके बाद हम सोचेंगे ना विकास किस बात को, कैसा होना चाहिए। हमारी मूल भावनाओं के आधार पर तो हमारे राज्य का विकास हो ही नहीं रहा है। हमें जो जैसा हम प्रदेश चाह रहे थे, इसके लिए हमने इतनी शहादतें दी, इसके आधार पर तो ऐसा हो ही नहीं। हमारे पे बाहरी लोगों ने अपनी संस्कृतियाँ थोपी, हमारे पे वो आर्टिफिशियल विकास को मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगी एक बात कि जब सबसे पहले ये कानून लाया गया था तो उसमें ये था कि मेडिकल कॉलेजेस हों या फिर यहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आने के लिए ये वो कानून शायद बनाया गया था। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड का नौजवान है और वो अपनी नौकरी पर इस तरह से तब तो क्या करें? क्या तभी भी कोई बाहर वाले के साथ या उसके पास पैसा है, मॉनेटरी है, तो क्या उसके साथ मिलकर वो इस तरह की कोई चीज़ खड़ी कर सकता है? देखो, राज्य का संरक्षण कौन करता है? राज्य का सरकार संरक्षण करती है सरकार, और सरकार को चिंता कौन है? हम लोग। अगर सरकार राज्य हित में कोई कानून नहीं बनाती है तो ये दोष किसका है? वहाँ की जिस राज्य की जनता समग्र होगी, संभ्रांत होगी और वो डेडिकेटेड होगी अपने राज्य के विकास के लिए, तो कुछ भी करेगा। हिमाचल ने भी तो वहाँ पे लीज पे जमीनें देती है। हिमाचल में ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में विकास ही नहीं हो रहा है। अगर माना कि वहाँ लॉज बनाना है या कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कोई होटल बनाना है, तो फिर वहाँ पर अगर बाहर वाला अगर कुछ बनाना है तो क्या होता है? कंपनी एक्ट 145 पूरे देश में समान रूप से होता है। कोई भी कंपनी पूरे देश में कहीं भी काम कर सकती है। आपने सिंगूर वाला मामला देखा होगा, टाटा वहाँ कोलकाता से, टाटा अगर यहाँ पे नहीं आया, टाटा कोलकाता से हट के यहाँ आया और टाटा ने यहाँ किया, तो वो कंपनी एक्ट अलग है। और जो हमारा ये कृषि एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं भू कानून की, इसमें शिथिलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारों के पास ताकत होती है, 143 में कितना भी विकास कर सकती है। हिमाचल में भी 143 है, वो भी कितना भी विकास कर सकती है। उत्तराखंड का नौजवान इस बात को समझ नहीं रहा है या यहाँ की मातृशक्ति इस बात को नहीं समझ रही है। इतने अच्छे ढंग से आपने प्रश्न की, उतने अच्छे ढंग से हमने समझा भी दिया है कि कंपनी एक्ट अलग है और कृषि जो हमारा भू कानून है वो अलग है। और ये दुर्भाग्य है कि मेघा में, नागालैंड में, मेघालय में, आसाम में और हिमाचल में अपने अपने एक्ट हैं, भूमि कानून स्टेट एक्ट है, लेकिन उत्तराखंड में आज तक आपका कोई एक्ट नहीं है, जबकि नेपाल और चाइना हमारे बगल में खड़ा हुआ है। और जहाँ रही विकास वाली बात हिमाचल की, जहाँ पे मैडम आपको बता दूं मैं, यहाँ पे बद्री है, केदार है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, हरिद्वार है, हेमकुंड है, ऋषिकेश है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और हमारा औली है, नैनीताल है, मसूरी, आप मसूरी जाइए, इतना अपार संभावना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं है तो यहाँ सरकार की नीति नहीं है, नीयत नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में आपने बात की, क्योंकि आपने कहा कि चाहे नेपाल और चाहे चीन से जुड़ा हुआ ये राज्य है, तो ऐसे में अगर ये कानून में तमाम इन्वेस्टर्स आते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं,
तो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को कैसे हानि होगी? नहीं, अब आप एक बताइए ना, यहाँ पे कोई आपके पास मानक ही नहीं है। आप कोई फर्जी कंपनी आ रही है, माना आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने हजारों हजार फर्जी कंपनी को खत्म किया, वैसे हजारों हजार फर्जी कंपनियां यहाँ भी हैं। अब उस कंपनी की नीयत क्या है कोई जानता है? किस कारण से आए? तो ये सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं, बताइए आप। हमने जो भू कानून की बात करी, चाइना ने अपने बॉर्डरों में वही भू कानून लगा दिया। हमारी बात को चाइना समझ लिया, और तो और योगी जी यूपी में समझ रहे हो, वो कह रहे हैं कि खबरदार यहाँ में कोई भी भू माफिया यहाँ पे ना रहे, वो अपनी बोरिया बिस्तर समेट ले। तो मेरे राज्य के ये नेता कब समझेंगे? आप बताइए, मेरे राज्य के नेता कब समझेंगे? जबकि इतना बड़ा प्रचंड वेग, 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 35 लाख की जनता प्रचंड वेग से भू कानून कहती है। कैसा हो भू कानून? हिमाचल की तर्ज पर हो भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, कैसा हो भू कानून? हिमाचल जैसा भू कानून। ये अनुकुंज पूरे राज्य में है, लेकिन इन नेताओं को कौन समझाएगा? क्योंकि ये नेता बाहरी भूमाफिया, आतताई शक्ति, आयातित शक्तियों से चंदा वसूलती है, राज्य को तस्करी में रखकर बेचने का काम करती है। जी, तो आपने इससे कहा कि नेशनल सिक्योरिटी, अगर बात करें कि आपने कहा कि कृषि भूमि जो है उसे लेकर क्या क्योंकि हमने देखा पूरा करके 57% जो है वो जंगल है, कितनी परसेंट जो है वो कृषि भूमि है, उससे लेकर आप लोग क्या कहते हैं? 12% टोटल कृषि योग्य भूमि है यहाँ पे। उसमें से भी जब मेरे राज्य 9 नवंबर को मेरा राज्य बना था, तो उस समय यहाँ पे 7,70,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, और ये लुंज पुंज कानूनों के कारण कृषि योग्य भूमि 1,20,000 हेक्टेयर बिक चुकी है। और उसमें से आपके ग्राम समाज जंगलात में कितना कब्जा हुआ उसका कोई डाटा नहीं है। हमने डीएमओ से कहा है, हमने डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों से निवेदन किया है कि जब तक यहाँ पे कोई सख्त कानून नहीं बन जाता, तब तक आप अपना बोर्ड लगाइए कि कोई भी ग्राम समाज की जमीनों पे, जंगलात की जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं करेगा, नहीं तो उसको 10 साल की सजा होगी। और डीएमओ ने हमारी बात को माना भी है, सरकार को भी ये कहा है। और दूसरी एक जो मेन और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो आपको जिस प्रकृति के लिए ज़मीन दी गई है, उस प्रकृति में 2 साल में वो कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा ना होकर आज 22 साल हो गए हैं, उस ज़मीन को आज एक तरफ आपने उसकी एमओयू साइन किया सरकार के साथ, और सस्ते दामों में ज़मीन ले ली, और उसके बाद आपने सचिवालय में एक अपना मुर्गा लगा दिया, गुर्गा लगा दिया, उसकी प्रकृति चेंज होती। जबकि जियो ये कहता है, एक बार जिस चीज़ के लिए अलर्ट हो गई, वो ज़मीन की प्रकृति कभी चेंज नहीं होती है, उसमें सजा है। चाहे उसने आईएएस ने किया, बीसीएस ने किया, जिस सरकार ने किया, उसमें सजा है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी प्रकृति चेंज करके, उसका लैंड यूज चेंज करके, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ना बन के, वहाँ पे कॉलेज ना बन के, उसमें प्लॉटिंग हुई और प्लॉटिंग से बेच दिया गया और बाहरी लोगों को फंसा दिया गया। ये खेल उत्तराखंड में सबसे बुरा खेल है। इस बात को केवल भू अत्याचार अधिनियम अभियान ने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, हमने रिसर्च करी, और यही बातें हमने यहाँ की कमेटी बनाई थी। उनसे पूछा, उनके गले में सांसें अटकी पड़ी है, इसमें तो सब फंस रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि हम तमाम चुनावी अलग अलग जिलों में गए और तमाम लोगों से बात की, बहुत कम लोग थे जिन्होंने ये कहा कि वो भू कानून को लेकर अपनी कोई बात रखेंगे, और जब वो उनकी सरकार आएगी तो कुछ करेंगे। ये चुनावों में ये बहुत प्रमुखता से मुद्दा क्यों नहीं बनता? अरे मैडम, ये मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भू कानून आया है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भू कानून आया है। प्रमुखता की बात कर रही हूँ कि प्रमुखता से बात नहीं आई है, वन ऑफ द एक चीज़ हो सकती है, लेकिन प्रमुख जो बात है वो आपने इसी में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन भारी भू माफिया और जितनी भी राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत पार्टियां हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, वो इसको डिरेल करना चाहते हैं। वो अन्य चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस पर बात हो रही है। लेकिन जो राज्य की असली पीड़ा है वो है तो भू कानून। भाई राज्य ही मेरा बिक जाएगा तो मैं कौन से राज्य में रहूंगा, बताइए आप मुझे। तो ये हमारी मेन लड़ाई है। जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी, संस्कृति, पारिस्थितिकी के साथ साथ हक हकूक, ये हमारी मेन लड़ाई है। और जब आज तक देखा जितनी भी लड़ाइयाँ हुई ना, जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती, जब आपकी जमीन ही नहीं रहेगी मैडम, तो आप लड़ाई किस चीज़ के लिए लड़ोगे? तो इस राज्य का प्रमुख मुद्दा है भू कानून। और लोग बाग नारे लगा रहे हैं। आजकल तो हमारी एक कैंपेनिंग और चल रही है भू अत्याचार अधिनियम अभियान की, डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहु ओर। ये राष्ट्रीय पार्टियां आपको धोखे में रखेंगी, इसलिए ये मुद्दा नहीं बनने देंगी, और ये चुपके चुपके अपने एजेंडे में रखेंगी। और हर जगह इनके प्रत्याशी जाके कह रहे हैं कि हम भू कानून लगाएंगे, हमें जिताओ। जी धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ शंकर सागर, जिन्होंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाया कि क्यों एक सख्त भू कानून पूरे उत्तराखंड के लिए जरूरी है और क्यों इसे बचा